नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम देखने वाले हैं आपकी पॉलिटी को। तो आज से हमारी पॉलिटी शुरू होने वाली है और हम हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी अलग से हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है? तो जितने भी यूपीएससी के टॉपिक वाइज़ हम यहाँ पे पीवाईक्यू देख रहे हैं, टॉपिक वाइज़ और सब्जेक्ट वाइज़, ठीक है? तो आज हमारी स्टार्ट हो रही है पॉलिटी। तो पॉलिटी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो इस टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यू बने हैं यूपीएससी में, तो आज हम उन सबको देखने वाले हैं। तो मेरे जितने भी भाई बहन लोग यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पैट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो 2026 वाला है, तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है, तो इसको अंत तक ज़रूर देखना। बोलता है भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है तैयार किया गया था और ये आपका पैट 2025 में पूछा गया है। तो हम ये क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के नहीं ला रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं, ठीक है? विद प्रूफ के साथ कि कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है। बोलता है 1892 के सुधारों का विस्तार कौन सा अधिनियम था? तो ये था 1909 का जो परिषद अधिनियम था, ये 1892 के सुधारों का विस्तार का अधिनियम था, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो जो मूल भारतीय संविधान था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, वो किसके द्वारा लिखा, हाथ से लिखा गया था, हैंड रिटन किसके द्वारा था? तो ये थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम था इनका? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी वीडियो के एग्ज़ाम में पूछा गया है जो 2023 में कंडक्ट हुआ था। आगे चलते मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये चेम्सफोर्ड होगा, ठीक है? इस यहाँ था इसका केंद्र और रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, इस सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। बोलता है भारत का संविधान कितने समय में लिखा गया था? तो सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम में ये लिखा गया था। आगे चलते हैं। बोलता है भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा माना गया है? तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो जो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो विधान में संघीय और भावना में एकात्मक है। कैसा है? विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। संविधान निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये थे आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने क्या करा था? उद्देश्यों का जो कथन था इसको प्रस्तुत किया था। बोलता है लगभग कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो 3 साल के बाद, क्योंकि जो संविधान था वो 2 साल 11 मंथ और 18 दिन के बाद तो ये तैयार ही हुआ था, यानी कि लगभग 3 साल लग गए थे इसको बनाने में। तो 3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। बोलता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नार्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये था आपका विनियमन अधिनियम 1773, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये पारित किया गया था, ठीक है? आगे चलेंगे। अगला टॉपिक है हमारा संविधान सभा। पूछ रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1940 को, ठीक है? ये आपके लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था वो आयोजित किया गया था। कहता संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और ये भी आपका लोअर के एग्ज़ाम में पूछा गया है।
आगे बोल रहा है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा थी आपकी, उसके जो माइनॉरिटी जो समिति थी, उप समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे तो वे कौन थे। तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। क्या नाम था इनका? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब बनाया गया और कब लागू हुआ। तो संविधान जो था ये आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 2 महीने बाद। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें जो महिला सदस्य थी वे थी 15। बोलता है ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति जिसको बोलते हैं, इसके चेयरमैन कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति, इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था बाबा साहेब यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है। तो ये कथन आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। आगे बोल रहा है कि वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था। तो M.N. रॉय। क्या नाम था इनका। M.N. रॉय ने क्या करा था, सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का जो सुझाव था इन्होंने ही सबसे पहले प्रस्तावित किया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे और ये कैसे अध्यक्ष थे, टेम्परेरी यानी कि अस्थायी। तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। बोलता है संविधान सभा के किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, संविधान सभा ने भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको अपनाया था। आगे चलते हैं। पूछता है संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया था। तो कैबिनेट मिशन 1940 के अंतर्गत जो था संविधान सभा का निर्माण किया गया था। बोल रहा है संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र था वो 1940 में आयोजित किया गया था। अब हम यहाँ बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की जो मेन विशेषताएं थी उन सबको हम यहाँ देखने वाले हैं, एक एक करके, मतलब PYQ के उस पर आधार पे देखने वाले हैं। बोलता है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं थी। तो त्रिस्तरीय सरकार जो थी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में इंक्लूड नहीं की जाती है। बोला है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सी विशेषता सही है। तो ये द्वैध शासन की व्यवस्था है। तो जो थी द्वैध शासन की व्यवस्था, ये इसकी विशेषता सही है अगर भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में बात की जाए तो। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछ रहे हैं संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये थे बाबा साहेब यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने ऐसा कहा था। संविधान सभा की संरचना कैसे होती है। तो कई संविधानों का मिश्रण होता है, तो उस हिसाब से भारतीय संविधान की रचना की गई है। ठीक है, तो कई देशों का संविधान उठाया गया है, फिर वहाँ से एक एक चीज़ ली गई है जो अच्छी लगी है उस समय के जो निर्माता थे, संविधान निर्माता। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को
संदर्भित करती है? तो फेडरेशन फेडरलाइज यानी कि संघवाद। ठीक है, संघवाद की जो विशेषता है वो राज्य स्तर पर और केंद्र में, ठीक है, सरकार के अस्तित्व को संदर्भित करती है। फेडरलिज्म। अब हम प्रस्तावना की बात करेंगे यहाँ पे। बोलता है कि भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का वास्तविक अर्थ है। सामाजिक समानता का वास्तविक अर्थ बताना है आपको। तो समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सबको समान अवसर प्रदान किया जाए, उन सबको बिना भेदभाव के सेम अवसर प्रदान किया जाए, उनके साथ भेदभाव ना हो और समान अपॉर्चुनिटी उनको दी जाए, तो ये सब हो जाएगा। बोलता है भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको प्रियम्बल यानी कि आमुख कहते हैं। आगे चलते हैं। बोलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो यह व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। तो ये सुनिश्चित करना जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। बोलता है किसे संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये समाजवादी जो शब्द था वो 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में किया गया था, इसके थ्रू ये शब्द जोड़ा गया था। अब हम यहाँ बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। बोलता है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो आर्टिकल 44। ठीक है, आर्टिकल 44 क्या करता है? भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी सुरक्षित करने का प्रयास करता है, और ये आपके उत्तराखंड और गुजरात में लागू भी है। ठीक है, बोलता है देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और अन्य जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो जो देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये है आपका आर्टिकल 48A, 48A। आगे चलते हैं। बोलता है वे आदर्श कौन से हैं जिन्हें राज्य की नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो आपको आदर्श बताने हैं जो राज्य की नीति जब बनती है उस समय उनको ध्यान में रखा जाता है, फिर उसके बाद राज्य की नीति बनती हैं। तो वे हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, इनको ध्यान में रखना होता है, उसके बाद आपकी राज्य की नीति बनती है। इनके बिना राज्य की नीति नहीं बनेगी, इनको अगर इग्नोर मार देंगे तो ये ज़रूरी है। पूछ रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। बोलता है 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान के डीपीएसपी में क्या जोड़ा गया था? तो ये था आपका समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, और जो आपके आर्टिकल 39A के अंतर्गत आती है। तो जो कोई गरीब आदमी होता है उसको सरकारी वकील देना जिससे वो भी अपनी बात रख सके। ठीक है, तो ये निशुल्क विधिक सहायता उसी के अंतर्गत आती है, और सबको समान न्याय मिले, भेदभाव ना हो। आगे चलते हैं।
बोलता है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है? तो डीपीएसपी। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यही जो भारतीय नागरिक हैं उनको आर्थिक न्याय भी यही प्रदान करवाते हैं। ठीक है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान कहाँ उल्लिखित है? तो आर्टिकल 51। ठीक है। अगर आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात अगर कहीं आएगी तो आर्टिकल 51 में आएगी। आर्टिकल 51 बोलता है भारत का वह राज्य है जहां समान सिविल कोड यूसीसी का प्रावधान पहले से लागू रहा है, तो वो है गोवा। ठीक है। बात कर रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो आर्टिकल 49 यानी कि आर्टिकल 49। तो आर्टिकल 49 क्या है आपका? जो भी आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थल हैं, स्मारक हो गए, स्थल हो गए, और जो वस्तुएं हैं उनसे संबंधित है। ठीक है। वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है आर्टिकल 49। अब हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। बोलता है कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं कहाँ से? फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। पूछ रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों के विचार तथा अर्धसंघीय रूप को कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा। कहाँ से? कनाडा। बोलता है न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, न्यायिक समीक्षा की। बोला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो ये सेम आंसर हो जाएगा आपका यूएसए। तो न्यायिक समीक्षा की बात हो, जुडिशियल रिव्यू, या फिर आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, या फिर न्यायिक समीक्षा जो हमारा ऊपर आई गया है, तो ये आपके यूएसए से लिए गए हैं। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये भी यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है, तो ये आपके यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय जो कि आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का विचार कहाँ से लिया गया है, मतलब कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये भी आपका रशिया, यूएसए नहीं, रशिया, यूएसएसआर के संविधान से ये लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति का जो विचार है। आगे चलते हैं। बोलता है भारतीय संविधान में कुल कितने प्रमुख देशों से संविधान लिए गए हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने प्रमुख देशों से विशेषता ली गई हैं? तो कुल 10। ठीक है। तो जो मेजर देश हैं, वो मेन देश हैं, मेन जो कंट्री हैं, वो 10 देश हैं जहाँ से भारतीय संविधान में कुल जो मतलब विशेषताएं वो ली गई हैं। ठीक है। मूल कर्तव्य यानी कि जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं, को किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो ये यूएसएसआर यानी कि पूर्व सोवियत संघ से ये ली गई हैं, जिसको रशिया भी बोलते हैं। एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता की जो विशेषता है वो ली गई है भारतीय संविधान में। अब हम बात करेंगे प्रमुख भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों की। तो कह रहा कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्य की परिभाषा की बात करेगा तो आर्टिकल 12। आर्टिकल जो 12 है उसमें राज्य की परिभाषा
दी गई है। पूछता है, सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया? तो आर्टिकल 142। तो विवाह के असुधार्य विच्छेद का जो आधार है, तो ये है आपका आर्टिकल 142। बोलता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो एनसीएससी से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 338, 338। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकार को जो निलंबित करने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 359 में है। बोलता है, धन विधेयक यानी कि मनी बिल को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 क्या बताता है? आपका धन विधेयक के बारे में बताता है। आगे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो ये 343 जो आर्टिकल है ये संघ की राजभाषा यानी कि हिंदी से संबंधित है। बोलता है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें केवल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। बोल रहा है कि दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आप अनुसूची में है। जो दल बदल विरोध का जो कानून है वो इसे कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची, 10th। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों पेशो अधिनियम 1996 के तहत कितने राज्य आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं आपके 10 राज्य। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने हेतु राज्यसभा को सशक्त बनाने वाला अनुच्छेद है? तो यह है आपका आर्टिकल 249 आर्टिकल है। ठीक है, जो क्या करता है, जो आपका राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने हेतु राज्यसभा को सशक्त बनाने का काम करता है। आगे बोलता है, मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 23। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 किस पहलू से संबंधित है? यानी कि 324 से लेकर 329, तो ये आपके चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। 324 टू 329 तक इलेक्शन कमीशन। भारत रत्न और पद्मश्री अलंकरण किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत प्रारंभ किए गए हैं? तो आर्टिकल 18। बोलता है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यूपीएससी का जो गठन है वो आर्टिकल 315 यानी कि 315। आर्टिकल कौन सा? 315। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो छठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल जो है वो क्या बताता है आपको? असम के बारे में, मेघालय के बारे में, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है आपकी 6th अनुसूची। बोलता है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244। तो क्या हो जाएगा? 5th तो आपकी शेड्यूल हो गया और आर्टिकल 244, आर्टिकल 244, ठीक है, ये प्रावधान करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान। अब अनुसूचित जनजाति कौन सी है? एसटी। एसटी जनजाति की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और अनुसूचित जाति क्या होता है? एससी।
बोलता है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुसूची है। तो सेवेंथ सेवेंथ शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची जो है आपका, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो 7वीं अनुसूची में बताया गया है। अंतरराज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? 263 है, यानी कि 263 आर्टिकल के तहत क्या होता है? अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। आगे बोल रहा है कि मंत्रियों को मताधिकार के बिना संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो मंत्रियों को मत अधिकार के बिना, यानी कि मत अधिकार उनके पास नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बिना संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। संसद की जो कार्यवाही होती है उसमें ये भाग ले सकते हैं। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल इनको ये जो है मतलब पावर दे रहा है? तो आर्टिकल 88, आर्टिकल 88, इसके थ्रू मंत्री आपका वोट नहीं दे सकता अपना, लेकिन जो संसद की जो कार्यवाही है उसमें भाग ले सकता है। न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत यानी कि मैटरनिटी रिलीफ का प्रावधान ये करता है आपका आर्टिकल 42। कौन सा? आर्टिकल 42। अब हम यहाँ बात करने वाले सिटीजनशिप्स की यानी कि नागरिकता की। बोलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक तथा भाग सेकंड किससे संबंधित है? तो ये भारत की नागरिकता। भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 ये आपकी नागरिकता के बारे में बताते हैं। भारत का संविधान संसद को कानूनों द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो आर्टिकल 11। तो क्या करता है? संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? आर्टिकल 11, 11th। बोल रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीईए के अनुसार केवल 6 वर्ष के निवास के बाद आवेदन करने की छूट किसे है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक जैसे सिख हो गए, जैन हो गए, ईसाई हो गए, मुस्लिमों को छोड़ के जो और माइनॉरिटीज़ थी उनको। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को किस अनुच्छेद में? तो नागरिकता आपकी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दी गई है, ठीक है। और ये नागरिकता की परिभाषा की बात कर रहा है, तो जो सबसे पहला आर्टिकल कौन सा हो जाएगा इसका? भाग 2 का। ये भाग 2 है हमारा, ये हो जाएगा आर्टिकल 5। भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति को कौन सा अधिनियम विनियमित करता है? तो भारतीय नागरिक अधिनियम 1955। आगे बोलता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 क्या करता है? जो भारत के बाहर लोग रहते हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान करता है। पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों की नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 6 जो है ये किसके बारे में? पाकिस्तान से जो भारत आए लोग हैं उनके लिए, उनकी नागरिकता को बताता है। बोलता है 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से आया व्यक्ति भारत का नागरिक तभी बन सकता है जब उसका जन्म 1947 से पहले भारत में हुआ हो, ठीक है। तो वो तभी भारत का नागरिक बन सकता है अगर उसका जन्म 1947 से पहले भारत में हुआ हो। अब हम यहाँ बात करेंगे मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। बोलता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा होती है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 21, जिसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद भी बोलते हैं। तो आर्टिकल 21 के तहत
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 क्या करता है आपका? माइनॉरिटीज़ के हितों का संरक्षण करता है। बोलता है संविधान अपने नागरिकों को किस प्रकार की समानता का वचन देता है? तो हैसियत यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? तो शोषण के विरुद्ध जो आर्टिकल 23 है और 24 है, ये क्या करते हैं? शोषण के खिलाफ का अधिकार देते हैं कि शोषण ना हो जाए किसी का। आर्टिकल 25 से लेके 28 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हो, किसी भी धर्म में जा सकते हो, किसी भी धर्म की पूजा पाठ कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो ये सब बोल रहे हैं कि मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? तो जो मौलिक अधिकार हैं वे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। यानी कि ये जो है इनको तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है। रिट याचिका में सूचित होना या प्रमाणित होना किसका अर्थ है? तो ये अर्थ है उत्प्रेषण का। ठीक है। बोलता है आर्टिकल 19 में कौन सा प्रमुख अधिकार शामिल है? तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो है, यानी कि बोलने का और अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, और ये आर्टिकल 19 बताता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने, रिट जारी करने की शक्ति किससे प्राप्त है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को ही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार या फिर संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 32 सेंटर की बात करेंगे तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और स्टेट की बात करेंगे तो संवैधानिक उपचार यानी कि आर्टिकल 226। बोलता है शिक्षा का अधिकार आरटीई एक मौलिक अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21A 21A। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को। विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के सामने समानता किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 14। बोलता है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? तो भाग 5 का, यानी कि पार्ट 5 नहीं 4th A और या फिर आर्टिकल अगर पूछने लगे तो 51A। तो भाग हो जाएगा आपका 4th का A पार्ट और आर्टिकल 51A। ठीक है। इसमें क्या है? आपके मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो उस टाइम में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बोलता है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसमें केवल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये थे आपके डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति। अनुच्छेद 51A का जो बी है, 51A का जो बी है किस पर बल देता है? तो ये देता है आपके स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना। तो ये आपके आज की क्लास हो गई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।